प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। चलिए शुरू करते हैं। एक खूबसूरत सा टॉपिक, इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 10th का टॉपिक है ये। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आई होप आपका त्यौहार बहुत इंजॉयमेंट निकले और आने वाला टाइम और ज़्यादा खुशहाल हो। ठीक है। और आप सभी को मैं कहना चाहूँगा, आराम से सेफली दिवाली को मनाना। ठीक है। पटाखे खूब जलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। साल में एक बार त्यौहार आता है, एंजॉय करो फुल दबा के, कोई चक्कर नहीं। ठीक है। लेकिन बच्चों ध्यान से। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, there are of two types. First is static electricity, second is current electricity. ठीक है बच्चों, स्टैटिक में क्या होता है, हम चार्जेस की स्टडी करते हैं। चार्जेस स्टडी करो जब वो रेस्ट पर हो, चार्जेस एट रेस्ट। और करंट क्या होता है बच्चों, जब चार्जेस होते हैं एट मोशन। ठीक है, सिंपल सी चीज़ याद रखो। ओके, अभी आप ये वाला चैप्टर करोगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आगे बड़ी क्लासेस में करोगे। ठीक है। अभी आपको नहीं कराई है, अगर कराई होगी तो पिछले कुछ क्लासेस में, जो छोटी क्लासेस है उसमें थोड़ा बहुत बताया होगा इंडक्शन कंडक्शन के बारे में। ठीक है। उसमें चार्ज का ट्रांसफर होता है। जैसे कि मान लीजिए ऐसा होता है कि एक स्केल लिया हमने और हमने उसको बालों में रब करा है। ठीक है। देन पीसेज ऑफ पेपर हम पास लाएंगे, इंडक्शन के थ्रू क्या होगा, वो पीसेज ऑफ पेपर अट्रैक्ट होंगे और स्केल में चिपक जाएंगे। इसी को बेटा बोलते हैं इंडक्शन, और ये इसी का ही पार्ट है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है। ओके बच्चों, तो बच्चों बात करते हैं हम चार्जेस के बारे में। चार्ज क्या है बच्चों, क्यू से डिनोट होता है, सिंबल है इसका क्यू। ठीक है, सिंबल है कैपिटल क्यू। और बेटा इसकी यूनिट होती है कूलाम, कैपिटल सी। ठीक है, ये लो एक कैपिटल सी, इसको बोलते हैं हम कूलाम। ठीक है, बड़ी क्लास में आप जब जाओगे तो कूलाम्स लॉ भी आएगा। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम कैसी होती है, जो पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। ठीक है बच्चों, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, दो तरह की है। जैसे कि देखो, मतलब चार्जेस दो तरह के होते हैं ना बच्चों, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। और मान लीजिए दोनों को हम पास लेके आते हैं तो क्या होगा, ये दोनों अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये अपोजिट चार्जेस हैं। अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, याद रखो। और जो सेम चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ प्लस प्लस भी होता है, वो भी ऐसे ही करते हैं। यानी लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है बच्चों। और देखिए चार्ज क्या है, चार्ज बच्चों, चार्ज को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, अब जरा कैलकुलेट करना सीखते हैं। चार्ज को कैलकुलेट किया जा सकता है बाय द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस के थ्रू। ये एक कंसेप्ट है छोटा सा, क्यू इज इक्वल टू एन ई। अब कई बच्चों के दिमाग में आएगा यहाँ तो प्लस माइनस एन ई होता है। हाँ बच्चों, हाँ, ये मैग्नीट्यूड वैल्यू लिए यानी पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, चलो जरा देखते हैं क्यू क्या मतलब हो गया। क्यू क्या मतलब है, चार्ज। एन ई वेर बी, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ई इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अब आपको बताते हैं कि ई क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। वन इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज आएगा बच्चों, आओ देखते हैं जरा। इलेक्ट्रॉन पे वैसे माइनस में होता है चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये होता है बेटा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। ठीक है बच्चों। अब बात आती है कि प्रोटॉन पे कितना होगा। प्रोटॉन पे कुछ नहीं बेटा, प्लस हो जाता है बस। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आओ जरा प्रूव करते हैं, थोड़ा सा एटम पे चलते हैं। ये रहा एटम, ये प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन, और यहाँ पर रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है वो प्रोटॉन के इक्वल आती है, ये वाली वैल्यू चार्ज वाली। ठीक है, तो हम कह सकते हैं -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये हो गया इलेक्ट्रॉन के लिए। और इसी को प्लस में लिख दोगे तो ये बन जाएगा प्रोटॉन के लिए। ठीक है, और बेटा इस इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे 1 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, ये हमें पता लग जाएगा कि 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। क्यू इज इक्वल टू एन ई। ठीक है, अभी इस फॉर्मूले का हमने यूज़ करा किसको फाइंड करने में, 1 कूलम चार्ज को। 1 कूलम हमें कौन दे रखा है, चार्ज दे रखा है, गिवन है। एन हमें फाइंड करना है, और ई चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन क्या बोला था मैंने, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, बट यहाँ माइनस नहीं लिखा, क्यों, यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाली वैल्यू ली गई है। ठीक है ना,
मैग्नीट्यूड में क्या होता है बच्चे, मान लो इधर -x है, इसका मैग्नीट्यूड कर दूँ, मोड बोलते हैं इसको, मोड भी बोलते हैं, तो मैंने मोड कर दिया। मोड का मतलब होता है कि जो भी अंदर नेगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी बस, ठीक है। और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगी, अगर मैं x का मोड कर दूँ तो वह x ही रहेगा, ठीक है। x -x का करो तो x बन गया प्लस का, प्लस x का करूँगा तो वो प्लस x ही रहेगा, ठीक है। ये होता है बेटा मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड वाली वैल्यू लेते हैं इलेक्ट्रॉन की, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, ठीक है। और अगर मान लो आप ऐसा कर देते हो कि हमें तो लिखना है ऐसा, हमें तो नेगेटिव वैल्यू लिखनी है, तो आप ऐसे लिख दो, यहाँ पे एक माइनस का साइन लगा दो, तो ये हमें पता लग गया ये इलेक्ट्रॉन के लिए है, ठीक है। ये चीज़ इलेक्ट्रॉन के लिए, बस ये पता लग गया हमें, ठीक है। माइनस नहीं लिखेंगे फिर भी, ओके बच्चों। तो हम क्या करते हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखने के लिए 1 कूलम इस क्यू की जगह पर 1 लिख दिया, 1 कूलम, क्योंकि चार्ज हमें गिवन है, इज इक्वल टू n की जगह पर कुछ नहीं लिखा है, वो हमें फाइंड करना है। e की जगह पर इसको लिखते हैं मल्टीप्लाई में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, कूलम से कूलम कैंसिल, तो 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू n, n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही तो हम फाइंड कर रहे हैं बेटा। ये एक बार एग्जाम में आ चुका है, इसीलिए हम इसको एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि ये कई बार पूछ लेता है, ठीक है, जनरली। तो 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, अब यहाँ तो कैंसिल हो गया था, ये वैल्यू बची आपके पास। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, ये 1 तो ऐसे ही लिखा रहेगा जी, इस 1.6 है, डेसिमल हटा दो, 16/10 हो गया, इंटू में 10⁻⁻19 है। अब इसको मैं ऊपर ले जाऊँ, कैसे, देखो जरा ध्यान से देखना बच्चे। अगर मान लो 1/x लिखा है, मैं इसको x⁻⁻1 लिख सकता हूँ। ऐसे ही यहाँ पर 10⁻⁻19 लिखा है, देखो, तो मैं 1/10⁻19 लिख सकता हूँ। एक्सपोनेंशियल वाला पढ़ा होगा आपने, रेसिप्रोकल हो गया ये, है ना। अब देखो जरा, इस वैल्यू की जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ, लाओ जी लिख दो, ये लो 1/1 में 10⁻19, ठीक है। अब ये दोनों 19 और एक 20 है ना, लिख लो 1 अपॉन में 16/20 10⁻20 है ना। अब ये डिवाइड में ना ये वाली चीज़ ऊपर हो जाएगी, ठीक है। तो क्या आ गया 10⁻20 अपॉन में 16, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर जो ये 10⁻20 है, अगर मैं इसको कैंसिल करना चाहूँ तो ऐसा कर लूँ कि मैं यहाँ से दो, जो 10 है, 10⁻20 का मतलब क्या है, 10 इज 20 टाइम्स मल्टीप्लाइड, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से 2 को निकाल लेता हूँ, ऐसे 20 टाइम्स है ये पूरे मल्टीप्लाई, ऐसे 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 से, तब जाके ये पूरा 10⁻20 बनता है ना, यही तो हुआ। और मैं इसमें से क्या करता हूँ, ये 2 निकाल लेता हूँ, तो इसमें से मैं अगर 2 निकाल लूँगा तो इसमें से क्या बचेगा मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ 10 की पावर, पहले तो 2 निकाल लिया, 100 हो गया, 10 इंटू 10 100, इंटू में 10⁻18 बचा कि नहीं बचा, अपॉन में 16, ठीक है, क्लियर। अब देखो जरा, इनको मैं कैंसिल कर रहा हूँ, 16 इंटू 6 बचेगा, फिर 2, फिर 5, पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। डिवाइड कर लेना बच्चों, बच्चों वाला खेल है, कर लिया इसको। अब आपके पास क्या बचेगा, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है किसका, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और लास्ट में इलेक्ट्रॉन लिखना, क्योंकि इसकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की यही यूनिट है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आपने फाइंड कर लिया कि 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस हैं, आपने कहा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अब एनसीईआरटी में इसका राउंड ऑफ लिख रखा है बेटा, यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, जैसे कि ये लिख रखा है उन्होंने, n इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एनसीईआरटी में ये वैल्यू लिख रखी है, तो आप ये भी याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एग्जाम में ये भी आ गया तो भी घबराने की दिक्कत नहीं है, ठीक है, दोनों वैल्यू आपको पता है, क्लियर हो गया। इंसुलेटर है क्या चीज़, है ना, फिर आपको थोड़ा और जल्दी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कंडक्टर से यूज़ करते हैं हम करंट के लिए, इंसुलेटर नहीं यूज़ करते। कंडक्टर क्या है बच्चों, जो कंडक्ट कर दे इलेक्ट्रिसिटी, है ना, यानी अलाउ या पास थ्रू देम, ठीक है। मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी है बच्चों, समझ लेना, मैंने PhD कर रखी है हैंड राइटिंग में, ठीक है। इंसुलेटर क्या होगा बच्चों, विच डू नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू देम या फ्लो थ्रू देम, ठीक है बेटा। लो लिख लेते हैं आपके लिए, लो, ठीक है बच्चों। और बेटा हम कह सकते हैं इनके एग्जाम्पल भी, कंडक्टर के एग्जाम्पल देखो कॉमनली क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल सोच लो,
कंडक्टर के लिए क्या होगा बच्चों, जितने भी मेटल्स हैं वो तो हैं ही बेटा, ठीक है, मेटल्स तो हैं ही सारे, कॉपर, टिन, आयरन, और कुछ साल्ट सोल्यूशंस भी होते हैं, केमिकल साल्ट सोल्यूशन, केमिकल साल्ट सोल्यूशन जैसे कि मिल्क, सिट्रिक एसिड, लेमन जूस, ठीक है, और कई सारे जिनके अंदर क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट मौजूद हों, टैप वाटर, है ना। हाँ पर एक याद रखना, टैप वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ठीक है, जो प्योर वाटर होता है उसमें नहीं होती, रीज़न उसके अंदर कोई भी मिनरल्स इलेक्ट्रोलाइट नहीं होते, दैट्स वाई, ठीक है। और नॉन इसमें इंसुलेटर में क्या हो गया, बेकलाइट, अभी बेकलाइट तो सर आपने पहली बार बताया है ना, बेकलाइट आगे जाओगे तब पता लगेगा आपको बड़ी क्लास में, बेकलाइट भी क्या है, एक इंसुलेटर है। और रबर ले लो आप, रबर बड़ा इजी है, एग्जांपल ले लो रबर, और पेपर ले लो एग्जांपल, इजी एग्जांपल है ना, और प्लास्टिक ले लो, ठीक है, और वुड ले लो, ड्राई वुड, ठीक है, और डायमंड ले लो, ठीक है, एटसेट्रा बेटा, बहुत सारे एग्जांपल है, बहुत सारे बतेरे एग्जांपल बन जाएंगे, ठीक है बेटा। तो ये आपको थोड़ी सी डिस्कशन होगी इसके बारे में। अब आ जाओ करंट के बारे में, अब आते हैं बेटा करंट, फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, ठीक है बच्चों, सिंपल सी डेफिनेशन बोल दिया है कि करंट क्या है, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं करंट को, ठीक है, और क्या है वो बच्चों, फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है, चार्ज क्यू से पर यूनिट टाइम टी, तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये आपका रिलेशन बन गया, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब यहाँ से इसकी यूनिट निकाल लो जी, आई इज इक्वल टू में क्यू को क्या बोलते हैं आप, चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कुलाम, लिख लो, टाइम की सेकंड, तो कुलाम पर सेकंड, इसको बोल दिया हमने एम्पियर। और हाँ बच्चों, कुलाम पर सेकंड को ऐसे भी लिख सकते हो, कई बार ऐसे कुलाम पर सेकंड, और कई बार ऐसे भी लिख सकते हैं कुलाम पर सेकंड, है ना, सी नीचे, एस नीचे था ना, एस की पावर -1 हो गया, सी एस की पावर -1 कुलाम पर सेकंड, तो इसी को बेटा क्या बोलते हैं, एम्पियर, ए से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं एम्पियर, ठीक है बच्चों। तो करंट की यूनिट क्या है, एसआई यूनिट एम्पियर, करंट की एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट लिख लो इधर, एसआई यूनिट, ठीक है, इसे बोलते हैं एम्पियर, ओके बेटा। और क्या हम डिस्कस कर सकते हैं करंट में, हाँ कोई डिवाइस भी तो होगा बेटा जो करंट को मेजर करेगा, राइट, एमीटर है बेटा, एमीटर, एमीटर क्या करता है, ये एक डिवाइस है, डिवाइस विच इज यूज टू मेजर दी वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है, करंट की जो वैल्यू आएगी उसको मेजर करने का काम करते हैं ये। जैसे कि इसका सिंबल देख लो क्या है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, उधर बीच में ए, ठीक है, इन सर्किट। अब ये सर्किट क्या है, ये सर्किट तो मुन्ना भाई MBBS वाला तो सर्किट नहीं है, नहीं बेटा, ये सर्किट आओ मैं आपको बना के दिखाता हूँ, यहीं पे बना दूँ, दिख रहा है बोर्ड सबको, चलो बना देते हैं, ये देखो ये एक सर्किट बना रहे हैं हम, चलो मैं अलग ही बना देता हूँ यार, इसमें ना, लाओ ये इसको रब कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है ना, इसको रब कर देते हैं, देखो जरा, ठीक है, ये लो जी, लिख दिया मैंने वापस। हाँ बेटा, सर्किट क्या होता है बच्चों, लाओ इसी में पढ़ लेते हैं। व्हाट इज सर्किट, इट इज़ अ क्लोज्ड पाथ, कंटिन्यूअस क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज कॉल्ड सर्किट। देखो कैसे, ये बना दिया मैंने सर्किट, ये मान लीजिए रजिस्टर है, कोई रजिस्टर बेटा कुछ नहीं है, जो आप बल्ब हो गया, फ़ैन हो गया, इन सब को हम रजिस्टर बोलते हैं, ठीक है। अभी आपको बताऊंगा रजिस्टर की डेफिनेशन क्या है, तो अभी फ़िलहाल आर लिख लो इसको, और यहाँ पर ये एमीटर लगा दिया मैंने। एमीटर क्या होता है, हमेशा सीरीज़ में होता है बेटा, लाओ लिख देते हैं इधर, एमीटर ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज, ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज, ठीक है, कभी भी पैरेलल कनेक्ट नहीं होगा सर्किट के साथ। लाओ बैटरी बना देते हैं, बैटरी तो आती है ना बच्चे बनानी, लाओ इधर की बना देते हैं, है ना, नहीं तो आप कहोगे सर आपने की नहीं बनाई थी, ठीक है, लो ये की बन गया, इसको हमने के से डिनोट कर दिया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये एमीटर का पॉजिटिव इस बैटरी के पॉजिटिव के साथ, और इस एमीटर का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव के साथ, ठीक है ना बेटा, ये ध्यान रखना, और सीरीज़ में होगा हमेशा ये कनेक्ट। और हाँ, एमीटर का रेजिस्टेंस भी कैसा होता है, लो, लिख लो यहाँ पर, इसका रेजिस्टेंस भी कैसा होता है, लो, रेजिस्टेंस इज़ लो, ठीक है, लो होता है, मतलब अच्छा है ये मीटर, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता करंट को, ठीक है ना, सर्किट में आराम से रेजिस्टेंस नहीं बहुत कम होता है इसका, ठीक है।
चुपचाप देखो, ऐसे निकाल देता है करंट को। तो यहाँ से फ्लो होता है, ये डिटेक्ट कर लेता है कितना करंट आया, फिर यहाँ पे जाता है ऐसे, ठीक है। करंट ऐसे फ्लो होता है, आई से डिनोट कर दिया मैंने करंट को, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये एक पूरा क्लोज सर्किट बन गया बच्चों, ठीक है। इसी को बोलते हैं सर्किट। यहाँ पर करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है एक पाथ में, कंटिन्यूस क्लोज पाथ में फ्लो कर रहा है, इसी को बेटा सर्किट बोलते हैं, ठीक है बेटा। रिमेंबर कर लो कि एक चीज़ कि जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है ना बेटा, वो हमेशा अपोजिट होता है करंट के फ्लो से, या फिर यूँ समझ लो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो करंट का फ्लो अपोजिट होगा इलेक्ट्रॉन के फ्लो से, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों रिमेंबर कर लो इसको। और नोट्स मैंने बच्चों लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके PDF डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। हैंड राइटिंग नोट्स हैं, काफ़ी अच्छे हैं, एक बार जाके देख लेना, PDF डाउनलोड कर लेना गूगल ड्राइव से। हो गई मेरी प्रमोशन। चलो आगे बढ़ते हैं। करंट हो गया बच्चों, अब हम बात करते हैं अब पोटेंशियल क्या है सर। सिंपल पोटेंशियल नहीं बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये, ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ऐसे समझते हैं कि कोई इन्फिनिट पे एक पॉइंट था प्लस क्यू, हमने एक टेस्ट चार्ज लिया जो कि हमने एक पॉइंट रखा ए, यहाँ पर आके ले आए, हम ऐसे उठाए और ले आए, उठाया और ले आए, तो एक वर्क डन हुआ इसके बीच में, है ना। इसी को बोल दिया हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कि कुछ पोटेंशियल तो चाहिए ना बेटा, कोई ताकत तो चाहिए हमें, कुछ वर्क तो करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी तो लगेगी ना, कुछ वर्क डन तो होगा इसके बीच में, कि यहाँ से कोई टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को उठा के हम ए पॉइंट पर लाएंगे। तो जो हम कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट या फिर दैट पॉइंट। सो जो हमने करा है ये वर्क डन, तो किसकी वजह से हुआ, एक पोटेंशियल की वजह से हुआ ना, तो इसी को हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल दिया। और इनके बीच में देखो डिफरेंस भी आ रहा है ना, इसी को हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोल दिया, ठीक है। तो आप लिख सकते हो, चाहे लिखना हो लिख लो। लो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, it is defined as the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point। कोई भी गिवन पॉइंट है अपने पे मान लो, तो वहाँ से हम वर्क डन कर रहे हैं जो यहाँ से यहाँ लाने में, उसी को हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल दिया। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी बहुत इजी है, बहुत इजी। कैसे, वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। अब कहोगे सर एग्जाम्पल तो बताओ, वर्क डन तो हुआ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने को, उसको हमने जो बीच में वर्क डन हुआ उसी को हमने पोटेंशियल डिफरेंस कह दिया। आओ जरा कैसे डिस्कस करते हैं बच्चों। ये मान लो कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, हमने बना लिया, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट हमने बना दिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस जोड़ दिया हमने, ठीक है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में मुझे फाइंड करना है कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आया ए से बी। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ए से बी में, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, वोल्ट मीटर है, ठीक है बच्चों, ये है वोल्ट मीटर। अब कहोगे सर ये वोल्ट मीटर क्या है बच्चों, ये है डिवाइस जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा, ठीक है बच्चों। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ ए से बी में, उसको मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। और दिस इज ऑलवेज कनेक्ट इन पैरेलल, ये हमेशा कैसे कनेक्ट होते हैं, पैरेलल, ठीक है बेटा। ये सीरीज में कनेक्ट नहीं होते, ये पैरेलल कनेक्ट होते हैं। देखो ना, ये रेजिस्टेंस है, ये वोल्ट मीटर, ये रेजिस्टेंस है, ये वोल्ट मीटर, ठीक है। और वोल्ट मीटर किसको मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है बच्चों। ये किसको मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को, कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ है। ओके बेटा, क्लियर हो गया, चलिए वेरी गुड। और इसको डिनोट भी किससे करते हैं, वी से, वोल्ट मीटर को, ठीक है। चलिए बच्चों, ये हमने थोड़ा थ्योरेटिकली समझ लिया। अब जरा मैथमेटिकली प्रूव करते हैं इस बात को कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वी से डिनोट कर रहे हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस को, और इसकी यूनिट जो वोल्ट है उससे भी वी से डिनोट करेंगे। ओके बेटा, याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना, बल्कि सिंपल है कि पोटेंशियल डिफरेंस वी से, उसकी यूनिट भी वी से, बात तेरी खत्म। चलो, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, हमने बोला कि वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। तो वर्क डन हो रहा है किसको मूव कराने में, चार्ज को। लो जी, बन गया आपका फॉर्मूला, ठीक है बेटा। अब बताओ वर्क के लिए एसआई यूनिट क्या है, जूल। चार्ज के लिए क्या है, कुलाम। तो जूल पर कुलाम है, ये जूल पर कुलाम,
इसी को बेटा बोल देते हैं वोल्ट, इसी को बोल देते हैं वोल्ट, जिसको वी से डिनोट करते हैं। आपने यूनिट भी याद कर ली बेटा पोटेंशियल डिफरेंस की, जूल पर कूलम या फिर वोल्ट बोल दो सीधा, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस, कोई डाउट नहीं सर? चलिए अब मान लीजिए कि बात आ जाए कि 1 वोल्ट आप प्रूव करके दिखा दो कि हमें कैसे मिलेगा 1 वोल्ट। सिंपल सी बात है, फॉर्मूला क्या था अपना, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, है ना। वर्क डन टू मूव, वर्क डन बाय द चार्ज टू मूव फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर, है ना। चार्ज की मूवमेंट हो, ए से बी में कितना चार्ज हो रहा था, कितना डिफरेंस आया, वही तो हमने कर दिया। अच्छा ये फॉर्मूला हो गया अपना। चलिए अब हम करते हैं 1 वोल्ट कैसे फाइंड करें, है ना। तो सिंपल है, अगर आप 1 जूल वर्क करते हो और 1 कूलम, यानी कि 1 कूलम और 1 जूल, यानी W की वैल्यू आ जाएगी अगर आपकी 1 जूल वर्क करा और क्यू चार्ज भी आ जाए आपका 1 कूलम, तो आपके पास 1 वोल्ट वैल्यू आ जाएगी। ऐसे कैंसिल हो जाएगा और आपके पास 1 वोल्ट आ गया, ठीक है ना। आप यहाँ पे लिख सकते हो 1 वोल्ट आ गया, ठीक है। तो 1 वोल्ट फाइंड करने के लिए क्या कंडीशन होगी बेटा, उसको राइट डाउन कर लेना कि टू गेट 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, तो यू शुड मस्ट हैव 1 जूल वर्क डन एंड द चार्ज फ्लो इन द सर्किट इज 1 कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस आखिर किस डिवाइस का यूज़ करके क्रिएट किया जाएगा, तो बेटा सेल और बैटरी का यूज़ करके किया जाएगा, सेल और बैटरी, ठीक है। सेल और बैटरी, सेल क्या होता है बच्चों, ये देखो एक मैंने सिंबल बना दिया ऐसे, इसको बोलते हैं सेल, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, बात खत्म। बैटरी क्या होता है, सेल के ही कम्बिनेशंस हैं, लाइक 2 से ज़्यादा से 2 या 2 से ज़्यादा का कॉम्बिनेशन सेल का, वो बन जाता है एक बैटरी, ठीक है। तो सेल और बैटरी ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। आओ जरा पोटेंशियल डिफरेंस को और मजे की तरह समझते हैं ओम्स लॉ में। चलिए बहुत आसान है बेटा, लाओ 1 एम्पियर भी बता देता हूँ, उसके बाद चलते हैं ओम्स लॉ पे। 1 एम्पियर कैसे निकलेगा, देखो करंट का फॉर्मूला क्या, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो करंट मुझे चाहिए ना 1 एम्पियर, तो मैं कैसे निकालूंगा, चार्ज 1 कूलम रख दूं और टाइम 1 सेकेंड रख दूं, आ गया मेरे पास 1 एम्पियर, खत्म, है ना। लो जी आ गया 1 एम्पियर, ठीक है। सेम चीज़ है ना। बड़ी देर होगी सर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने कैसे इतनी लेट करा ले हो आप, चलो कोई बात नहीं बेटा कर लो। ओम्स लॉ क्या हो गया बच्चों, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, रट्टा मार रखा सबने बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। एक आपको मैं कंसेप्ट बताता हूँ क्या चक्कर है, एक NCERT का कंसेप्ट है, बहुत फेमस कंसेप्ट है, ठीक है। ये लो जरा, ये यहाँ पर फ्लो हो रहा है, ये फ्लो के लिए पाइप लगाई है, फ्लो तो अभी कुछ नहीं हो रहा है। ये पानी इसमें भर दिया हमने खूब सारा, और यहाँ पर हमने थोड़ा सा पानी भर दिया, आधा कंजूसी कर दी थोड़ी सी। अब यहाँ पे देखो जरा, ये देखो ये डिफरेंस तो दिख रहा है आपको, ये इतना हिस्सा देखो, ये इस बेचारे के साथ हमने कोई भी कंजूसी नहीं करी, पूरा पानी भर दिया, इसके साथ कंजूसी कर दी, यानी डिफरेंस क्रिएट कर दिया। अब देखो जरा दूरियाँ इसकी बढ़ गई हैं, इसका मतलब क्या होगा, A से B पानी जाएगा तो बट धीरे धीरे जाएगा, है ना, धीरे धीरे जाएगा पानी, क्योंकि हाइयर टू लोअर की तरफ जाएगा ना प्रेशर पानी का, शून्य। और अगर मान लो ऐसा करते हम कि दोनों बीकर को सेम जगह पे भर देते, सेम लेवल पे भर देते, तो क्या होता, फ्लो ही ना होता, चाहे पाइप जोड़ लो, पाइप जोड़ लिया आपने, फ्लो होएगा ही नहीं पानी का, दोनों ही क्या है, इक्वल इक्वल हो गया, है ना, इक्वल इक्वल हो गया, तो फ्लो होगा ही नहीं। अनदर कंडीशन देख लो जरा, अनदर कंडीशन में क्या करते हैं, पानी इसमें पूरा भर दिया और इसमें एकदम चिन्ना सा जरा सा भर दिया, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, और पाइप जोड़ दी हमने, ठीक है। अब देखो, अब तो बहुत तेज जाएगा पानी, रून गाड़ी की तरह, शू फटाफट यहाँ से जाएगा, शू यहाँ से सीधा नीचे, यहाँ सीधा नीचे, फ्लो होता रहेगा पानी का, बहुत तेज फ्लो होगा। और जब ये इक्वल हो जाएंगे ना तब ये रुक जाएगा, ठीक है। दोनों का जब पानी वाटर लेवल इक्वल होगा तब रुक जाएगा। तो हम देख सकते हैं डिफरेंस भी बढ़ गया इसमें, देखो ना ये डिफरेंस इतना आ गया पूरा, यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ, है ना। तो डिफरेंस भी बढ़ गया एज कम्पेयर टू फर्स्ट वाला, है ना। इसमें छोटा डिफरेंस था, धीरे धीरे स्लो फ्लो हो रहा था पानी, और इसमें क्या था, ज़्यादा डिफरेंस हो गया, तो इसमें जल्दी जल्दी फ्लो होगा पानी। तो हम कह सकते हैं कि जो करंट का और पोटेंशियल का रिश्ता ऐसी होगा कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस हाँ बढ़ाएंगे उतना करंट इजीली फ्लो कर जाएगा, ठीक है बेटा। यही इस कंसेप्ट से निकलता है हमें कंक्लूजन। चलिए आओ इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। V इज इक्वल टू आई आर। आपको ये आर कहाँ से आ गया, एक नई टर्म आ गई, ये आर है बेटा रेजिस्टेंस, जो कि इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाने से आता है।
ठीक है बच्चों। और आर क्या है बेटा, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि ये आर क्या है, रेजिस्टेंस है, और अभी हम आगे इसको डिस्कस करेंगे कंप्लीट, ठीक है। पेशेंस रखो थोड़ा, ओके बेटा। तो V इज इक्वल टू आई आर। अब इनका एक ग्राफ भी बना लेते हैं। हाँ, एक चीज़ और नोटिस करो, एक चीज़ और नोटिस कर लो कि इस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, रूम टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है, या फिर कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, है ना, या रूम टेम्परेचर पे हो, ओके बेटा, ये चीज़ ध्यान रखना, ओके। चलिए आओ इसका ग्राफ बनाते हैं, और डेफिनेशन भी दूं क्या बच्चों, लाओ पहले ग्राफ बना लेते हैं। वी आई ग्राफ हमेशा सीधा बनेगा, जरूरी नहीं है एकदम ऐसे ही बनेगा बीच में से, कोई बात नहीं बेटा, ऐसे भी बन सकता है, बट स्ट्रेट लाइन जाएगी, बस इतना याद रखना, ठीक है। ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, कैसे भी, बट स्ट्रेट लाइन जाएगी, याद रखना। पोटेंशियल और करंट का मान लीजिए 1 एम्पियर है यहाँ पर, 1 एम्पियर में, और यहाँ पर पोटेंशियल हो रखा है 0.3 कुछ, है ना। तो ऐसे बनेगा ये 2 ऐसे ग्राफ, और फिर यहाँ पे 2 एम्पियर पे एकदम बढ़ गया, ये कम से कम 1 तक पहुँच गया, ऐसे हो गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगी। हम ये नहीं कह सकते कि ऐसे ऊपर नीचे ऐसे पैराबोला कुछ ऐसा कुछ नहीं बनेगा, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन बनेगी, याद रखना, ओके। और इसकी डेफिनेशन लिखनी है, लाओ लिख देते हैं, चलो। को मैं PD से डिनोट कर रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एनी टू पॉइंट ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है बच्चों। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो बेटा 2 पॉइंट होंगे तभी तो होगा ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एनी 2 पॉइंट ऑन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट flowing in the circuit, ठीक है बच्चों, flow in the circuit and temperature remain constant, ठीक है बेटा, ये चीज़ आएगी, ठीक है बेटा। अब देखो जरा, हम इसमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं ना। आर क्या हो जाएगा बच्चों, V/I। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ये रेजिस्टेंस के लिए भी फॉर्मूला आ गया हमारा कि रेजिस्टेंस भी आप ऐसे निकाल सकते हो। अब रेजिस्टेंस को थोड़ा सा और जान लेते हैं बच्चों। अब बात आ गई इसको थोड़ा सा जानने समझने की, क्योंकि अब रेजिस्टेंस का ही कंसेप्ट आ गया ना थोड़ा सा। लाओ जरा, ओम्स लॉ से तो हमने निकाल लिया, लेकिन रेजिस्टेंस कहता है कि मेरी भाई मेरे को भी जान पहचान कराओ थोड़ी, मैं हूँ कौन। तो हम कहेंगे रेजिस्टेंस जो है बच्चों क्या है ये, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, it is the property of a conductor to resist the flow of charge, ठीक है बच्चों। जो क्या करता है बच्चों, चार्ज के फ्लो को रेजिस्ट करता है, रोक देता है। ऐसे आ रहा है चार्ज, रुक जा, फिर वो जाने लगता है, चार्ज कहता है रुक जा, थोड़ा रोकने लग जाता है, 2-4 को पकड़ लेगा, भीड़ में से आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन से आ रहे हैं कंडक्टर में से, उनको रोक रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेगा ये, इसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। और ये ना कंडक्टर की ही प्रॉपर्टी है। मेन बात तो है, आप कोई भी दुनिया में कंडक्टर ले लो, हल्का हल्का रेजिस्ट करेगा। आओ जरा और देखते हैं इसके बारे में। जो रेजिस्टेंस है ना बच्चों, वो पोटेंशियल और करंट पे डिपेंड करता ही नहीं है। अगर आप ऐसा सोचो कि करंट को बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं। पोटेंशियल को बढ़ाऊंगा, पोटेंशियल डिफरेंस को तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, नो बेटा, इन पे डिपेंड नहीं करता रेजिस्टेंस। किन पे करता है, लेंथ पे करेगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ क्या होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और आप पूरी वैल्यू लिख दो, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, तो R इक्वल टू रो L/A। अब आप कहोगे ये क्या है बच्चों, रो क्या है ना, ये क्या है बच्चों, रो क्या है, रेजिस्टिविटी। इसको हम रो बोल देते हैं, ऐसे RHO, ऐसे प्रोनाउंसिएशन ऐसे आती है, रो को बोलते हैं बेटा रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी के बारे में बताते हैं, चलो। रेजिस्टिविटी भी क्या है, ये भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ठीक है बच्चों, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ये भी मटेरियल की, किसी भी कंडक्टर की, जो कि नेचुरली अपने आप ही बन जाती है, और सबकी अलग अलग होती है, हर कंडक्टर के, हर मेटल के, नॉन मेटल के, सबके अलग अलग होती है, ठीक है। रेजिस्टिविटी क्या है बच्चों,
फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ऑफ मेटल। ये भी क्या करता है, रजिस्ट करता है फ्लो ऑफ करंट को, ठीक है, करंट के फ्लो को रजिस्ट करता है, रेजिस्टिविटी। ओके बच्चों, एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हो सिल्वर। सिल्वर के लिए आप रेजिस्टिविटी है 1.60 इंटू 10⁻⁻8। और कॉपर के लिए याद कर लो, वैसे तो आपको रेजिस्टिविटी टेबल दे रखी है बुक में, मैंने तो एग्जांपल लिया 1.62 इंटू 10⁻⁸ ठीक है बेटा। और आगे ओम मीटर है। अब ये ओम मीटर समझाता हूँ क्या है ये ओम मीटर। ये पता नहीं आप कहोगे क्या लिख दिया सर आपने, टेढ़ा मेढ़ा उल्टा लिख रहे हो, हम कोई उल्टा पढ़ेंगे। चलो बेटा लाओ इधर लिख देता हूँ मैं, कैसे निकलेगा। रो है ना बेटा, इसको यहीं पर रखो बस, और ये सारे उधर ले जाओ, रो को यहीं रखो, एरिया उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया आर के साथ, और ये लेंथ है बेटा ये कहाँ के नीचे, लो जी बन गया हमारे पास। आर रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओम, ठीक है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है बच्चों, ओम, ठीक है। आओ निकालते हैं, नहीं यकीन तो लो। वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है, वोल्ट, करंट का क्या होता है, एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर इसी को बोलते हैं बेटा ओम्स। तभी तो ओम्स लो तभी तो पढ़ रहे हैं, है ना। वोल्ट पर एम्पियर इसी को बोलते हैं ओम। और एरिया क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर लगाते कि नहीं बचपन से। एल इज द लेंथ, लेंथ को हम मीटर में डिनोट करते हैं। ऐसा ही सिस्टम पड़ा है ना, MKS, EGS, FPS, कोई पता नहीं क्या ले दिया सर आपने नाम, है ना। कोई नहीं बेटा, वो भी बताएंगे आपको आराम से। तो देखिए जरा, M से M कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, सिर्फ ओम मीटर। तो रो इज इक्वल टू ओम मीटर। कई बच्चे बोल रहे हैं सर ओम मीटर की जगह मीटर ओम लिख दें, बड़े तेज है तुम, ऐसे लिखने में क्या दिक्कत है। ओम मीटर, ठीक है। रो की यूनिट आगे बताइए क्या है, ये यूनिट है, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट आ गई हमारे पास, रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट आ गई हमारे पास। ओके बच्चों, और आपको मैं बता देता हूँ पॉइंट, क्योंकि आप ये देख के ना घबरा गए होगे, सिल्वर कॉपर सर ये तो गलत बात है, हम कैसे याद करेंगे। आपको मैं क्या, दो चीज़ लिख लो, याद रहेगी, ठीक है। लो मैं यहीं पर लिख दूँ, मैं फिर हट जाऊँगा, आप आराम से देख लेना। लो अगर दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट पॉइंट लिखो इधर, रेजिस्टिविटी के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है ना। रेजिस्टिविटी देख लो क्या होगा। ये फर्स्ट पॉइंट है कि जो मेटल्स के लिए होगी रेंज, मेटल्स के लिए रेंज है जो रेजिस्टिविटी की, वो है 10⁻8 से -8 से 10⁻6 ओम मीटर तक, ठीक है। और नॉन मेटल के लिए क्या है बच्चों, नॉन मेटल के लिए या फिर इंसुलेटर के लिए हम कह सकते हैं, इंसुलेटर के लिए भी कह सकते हैं, उसकी है बेटा 10⁻12 टू 10⁻17 तक ओम मीटर, ठीक है। ये है रेंज बता रहा हूँ बच्चों, ताकि कई बार हो आपको उन्हें ना भी दे रखे तो आप अंदाजे से लगा सकते हो कि चलो 10⁻8 लगा देंगे। अगर दे रखे तो बहुत अच्छा, वैसे तो गिवन ही होगी, ठीक है। लेकिन एक याद करने के लिए आपको इतना, एक कई बार प्रैक्टिकल्स वगैरह में पूछ लेते हैं, ठीक है। एक हम और पॉइंट लिख सकते हैं कि जो कॉपर है, और कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर का तो यूज़ करते नहीं है, क्योंकि सिल्वर क्या है, वैसे तो सिल्वर बहुत अच्छा कंडक्टर है, बहुत बढ़िया कंडक्ट करता है, रेजिस्टिविटी बहुत लो होती है। लेकिन बच्चों क्या करें हैं, अगर मान लो सिल्वर की तारें लगा दी तो सारी गायब हो जाएंगी, सारे अमीर बन जाएंगे चांदी बेच बेच के, क्यों। तो कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं हम, यूज़ करते हैं किस लिए, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के लिए। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में कॉपर एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं। सिंबल लिख लो, Cu कॉपर और Al एल्यूमिनियम, ठीक है। कॉपर एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं, इसकी वायर्स का यूज़ करते हैं, और भी प्लेट्स वगैरह का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में। जैसी जरूरत पड़ेगी इनका ही मेटल्स का यूज़ करेंगे। और एलोय जो होते हैं ना बच्चों, एलोय, इन्हीं के जो एलोय होते हैं, एलोय पता है ना, मेटल नॉन मेटल में पता था। एलोय का जो यूज़ करते हैं, एक करते हैं हीटर में, ठीक है, और आयरन में। अब ये आयरन क्या है, इलेक्ट्रिक आयरन बच्चों, प्रेस जिसे बोलते हैं हम, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन में भी इसका यूज़ करते हैं, एलोय का, ठीक है। और बच्चों क्यों यूज़ करते हैं एलोय का, है ना, क्योंकि बच्चों क्या है, एलोय है ना जो, ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस है, स्टार पाके इस पे लिख लो। एलोय जो है ना बच्चों, वो है रेजिस्टेंस जो उसका है ना, यानी रेजिस्टिविटी समझ लो, तो वो थोड़ी सी हाई होती है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है। यानी हम कह सकते हैं कि जो उसका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जो है वो हाई है एज कम्पेयर टू, अगर हम कंपेयर करें एज कम्पेयर टू मेटल, ठीक है। अगर हम कंपेयर करें मेटल के साथ तो रेजिस्टेंस हाई है किसका, एलोय का। एलोय का रेजिस्टेंस थोड़ा हाई होता है एज कम्पेयर टू मेटल। इस वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस जितना हाई होगा हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगा, और फिर वो प्रेस और हीटर की तरह हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। ये थोड़ा एक्सेप्शन था। और हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूं, जितना रेजिस्टेंस बढ़ाओगे बेटा उतना ही टेम्परेचर भी बढ़ाओगे। तो टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का एक रिलेशन आप लिख लो कॉर्नर पे, कि रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है एज इंक्रीज
इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को जितना इंक्रीज करोगे बच्चा रेजिस्टेंस बढ़ता रहेगा। सिंपल सी बात। जब मान लो आप मोबाइल फ़ोन चला रहे हो, चला दिया, बहुत देर तक चला रहे हो, बहुत देर तक, आंखें खराब हो जाएंगी वैसे तो बेटा, लेकिन मान लो आप बहुत देर तक मोबाइल फ़ोन चला रहे हो, फिर क्या होता है बच्चों की हीट होने लग गया फ़ोन और आप तब भी नहीं छोड़ रहे, तो बेटा लैग करेगा फ़ोन, हैंग हो जाएगा। फिर आपको अरे भाई ख़राब हो गया फ़ोन, रख 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 दिया, फिर तो ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में जब वो कूल होएगा, है ना। हीटिंग इफेक्ट हुआ इसमें, अभी आगे पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। तो उसमें भी क्या हुआ, बेसिकली रेजिस्टेंस बढ़ गया उसमें। अब उसके अंदर करंट का फ्लो कम होने लगा तो वो हैंग करने लग गया, टू 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 टू, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लो, देख लो, बाकी मैंने नोट्स में लिख रखा है, अच्छी राइटिंग में लिख रखा है, ठीक है, उसमें से पढ़ लेना मस्त एकदम, ठीक है बच्चों। चलिए लिमिटेशन, लिमिटेशन कि कहाँ पर वो नहीं वैलिड हुआ, आओ जरा पढ़ें जरा बच्चों। क्या है बच्चों फर्स्ट लिमिटेशन की ऑल कंडक्टर्स डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, ठीक है। सारे कंडक्टर्स ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते थे, मना कर दिया, मैं नहीं करता फॉलो, हाँ दिमाग खराब कर दिया ओम्स लॉ ने, मना कर दिया कुछ कंडक्टर्स ने, ठीक है। और बच्चों और जो वैक्यूम हुई, और बच्चों जो वैक्यूम ट्यूब्स होते हैं ना बच्चों, वैक्यूम ट्यूब में जो कंडक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वैक्यूम ट्यूब्स जो हैं दो तरह के, मान लो एग्जांपल दे देते हैं हम, एक डायोड और ट्रायोड, ठीक है बच्चों। अब डायोड क्या काम करते हैं बच्चों, डायोड आप आगे जाके पढ़ोगे 11th-12th में, उसमें इसके ऊपर पूरा चैप्टर है, सेमीकंडक्टर्स वगैरह में आएगा, तो देखना उसमें वैक्यूम ट्यूब में पता है क्या होता है, ये होते हैं डायोड और ट्रायोड, दो तरह के, दो एग्जाम्पल लिए मैंने। तो डायोड में क्या करता है बच्चों, ये डायोड क्या करते हैं बच्चों, करंट को एक सिंगल डायरेक्शन दे देते हैं, कि भाई इधर ही फ्लो होना है बस और कहीं नहीं होना, यानी करंट को सिंगल डायरेक्शन दे देते हैं फ्लो कराने के लिए, ठीक है। और ट्रायोड क्या करते हैं बच्चों, ये एम्पलीफाई कर देते हैं, किसको, ये एम्पलीफाई कर देते हैं क्या, साउंड सिग्नल्स और रेडियो सिग्नल्स को, साउंड सिग्नल और रेडियो सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर देते हैं, ठीक है, ट्रायोड। और तीसरा पॉइंट लिख लो, एक लास्ट पॉइंट है कि जैसे कि जो गैसियस कंडक्टर होते हैं ना, गैसियस एटम वाले जो कंडक्टर होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों, जैसे एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं डिस्चार्ज ट्यूब, वो भी नहीं करते, फॉलो नहीं करते इस लॉ को, ये तीन सारे ना क्या है, फॉलो नहीं करते इस लॉ को, ओम्स लॉ को। डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है लॉ में, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, आगे चल के आपको पता लगेगा इसके बारे में थोड़ी और गहराई से, लाओ थोड़ा सा बता देते हैं बच्चों को। ये मान लीजिए ट्यूब है, ठीक है, दोनों एंड है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, यहाँ से जा रही है, यहाँ पास हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे ची इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है यहाँ से, ठीक है। तो इसके अंदर ना एटम्स बने होते हैं, गैसियस एटम भरे होते हैं बहुत सारे, ठीक है, ऑर्गन भरे होते हैं ऐसे। तो क्या करते हैं, ये हमें ये लाइट जो दिख रहे हो ना, ये लाइन पाई, ये करंट ऐसे चलता हुआ दिखाई देता है हमें लाइट की तरह से, और ये एटम जो इसके अंदर है वो हल्की हल्की लाइट भी करते हैं, ज़्यादा नहीं करते, हल्की हल्की लाइट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि गैसियस जो कंडक्टर है वो भी इस लॉ को फॉलो नहीं करते। डिस्चार्ज ट्यूब एक एग्जांपल है इसका, ठीक है बच्चों। चलिए ओम्स लॉ की लिमिटेशन हो गई, और कुछ पढ़ते हैं बच्चों। आपका एक सवाल जरूर आ रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि सर एरिया और लेंथ पे वो कैसे डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस, हमको कुछ समझ नहीं आया सर। आर जो है आपने बोल तो दिया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, ठीक है बच्चों। तो आप इसे प्रूव कर दो सर, हमें तो समझ नहीं आया। तो मान लीजिए बच्चों कि एक लेंथ वायर ले ली हमने, लेंथ एल ले लिया वायर की, ठीक है। यहाँ पर एक वायर बना लेते हैं हम, ये एल लेंथ हो गई है वायर की, ठीक है। और ये देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखो इसका, ये एरिया, इसको मैं जूम करूँ, इसको जूम करने पे हम ऐसे देख सकते हैं इसको, ठीक है। ये एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। लेंथ होगी एल, ये हो गया एल लेंथ, और ये हो गया एरिया, ठीक है बच्चों। अब देखो जरा एरिया क्या है, यहाँ पर काफ़ी छोटा एरिया है, एरिया है कम, डिक्रीज है एरिया, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट, समझ गए बेटा। रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, जो चीज़ अगर इधर कम होगी तो उधर वाली चीज़ बढ़ेगी। लाओ एग्जांपल मैथमेटिकल समझते हैं, 1/x है मान लो इधर, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि ये है a के लिए 1/x है कोई, ठीक है। तो हमने कहा x की वैल्यू में अगर 2 रखता हूँ तो क्या होगा, x की वैल्यू 2 रखी तो क्या a के लिए क्या बन गया, हाफ, क्लियर। और अगर मान लो मैं ऐसा करता हूँ कि मैंने एक b और ले लिया, और मैंने कहा यहाँ पर सिर्फ x है, और यहाँ x की वैल्यू 2 रखता हूँ तो क्या होगा, b = 2, यानी b के लिए वैल्यू 2 होगी, यानी दोनों में मैंने 2 ही रखा है x की वैल्यू, लेकिन देखो a के लिए हाफ हुई और b के लिए 2 हुई,
इसका मतलब जो रेसिप्रोकल वाली चीज़ है अगर वो कम होगी तो वो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। जैसे कि देखो मैं यहाँ पर हाफ रखता, एक्स की जगह पे हाफ रखूँ, लो जी रख लिया हाफ, ए इज इक्वल टू 1/2। अब ये ऊपर चला जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो ए इक्वल टू 2। यानी देखो मैंने कम रखा, हाफ रखा, तो मेरे पास ज़्यादा वैल्यू आई ए के लिए, है ना बच्चों। और यहाँ पे देखो मैंने डबल रखा था, ज़्यादा रखा था तो मेरे पास हाफ वैल्यू आ रही थी, और यहाँ मैंने हाफ रखा तो मेरे पे डबल वैल्यू आ रही है, और यहाँ पर हाफ रखूँगा तो ऑब्वियसली हाफ आएगा, कम आएगी। तो इसका मतलब जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो डायरेक्ट निर्भर कर रहे हैं, एक दूसरे पर डिपेंड हो रखे हैं, लेकिन जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वो उल्टा डिपेंडेंट है। अगर एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक ज़्यादा होगा तो एक दूसरा घटेगा। जैसे यहाँ पर देखो एरिया कम है, यहाँ पर इस वायर में गिवन जो मैंने वायर बनाई है इसमें एरिया कम है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है बच्चे, ओके। और लेंथ भी देखो इंक्रीज है, देखो लेंथ ज़्यादा है, लेंथ तो इंक्रीज है तो रेजिस्टेंस तो इंक्रीज होगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, और इंक्रीज है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा ऐसी वायर्स में, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल ले लो लड़ियों का, ठीक है, लड़ी का एग्जांपल ले लेते हैं हम। जो लड़ी हम लगाते हैं फ्रिल्स बोलते हैं, जैसे फ्रिल्स लाइट, तो हम क्या करते हैं उनको लगाते हैं सीरीज में लगाते हैं उनको भी, याद रखना। एक और क्वेश्चन आ गया, सीरीज में होती है बेटा कनेक्ट। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि गिव द लाइक जनरल सा एग्जांपल दे दो जो डेली लाइफ का एग्जांपल है सीरीज कॉम्बिनेशन का, तो आप याद रखो वो क्या है, फ्रिल्स ऑफ लाइट, फेस्टिवल्स के लिए जो यूज़ होते हैं, फ्रिल्स यूज फॉर फेस्टिवल्स, ठीक है। और बेटा जो फ्रिल्स में बोल रहा हूँ उसमें देखो जब करंट जाता है ना बेटा वो तार ना थोड़ी गर्म होने लग जाती है, वो बल्ब भी थोड़े थोड़े गर्म होने लग जाते हैं, ठीक है। तो तार भी गर्म हो जाती है क्योंकि उसकी लेंथ देखो ज़्यादा हो जाती है ना, और कॉपर वायर जो है उसके अंदर कम होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता है। यानी जितनी मोटी वायर होगी बेटा, सिंपल सी बात ये देखो, जितनी मोटी वायर है, ठीक है, उतना करंट इजिली फ्लो करेगा। ऐसे इसके अंदर भर रखा है, ये लो ऐसे भर रखा है, इसके अंदर कॉपर आयन भर रखा है, ठीक है, आयन कॉपर भर रखा है। तो क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया ज़्यादा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया ज़्यादा, इंक्रीज, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्लियर। तो अगर मैं कोई मोटी वायर, जैसे कोई बढ़िया कोई इंडस्ट्री वगैरह है तो वो ज़्यादातर हैवी वायर्स, मोटी मोटी वायर्स यूज़ करते हैं ताकि उनको करंट ज़्यादा मिल सके, रेजिस्टेंस कम हो जाए। रेजिस्टेंस कम होगा, जितना करंट सप्लाई हो रहा था आ जाएगा पूरा, है ना, उनको प्रॉपर करंट मिल जाएगा, वेस्टेज ऑफ करंट कम होगा, ठीक है बच्चों। चलिए शुरू कर, ठीक है बच्चे, रेजिस्टेंस तक आपको अब क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं रेजिस्टर की। अब आप कहोगे सर अभी तो रेजिस्टेंस करा था, रजिस्टर क्या है, दोनों में फ़र्क है बेटा, ठीक है बेटा। ये होता है रजिस्टर जो हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। और मैं आपको सिंपल कहूँ, रजिस्टर क्या है, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि क्या करता है, रेगुलेट करता है या फिर लिमिट करता है किसके, फ्लो ऑफ करंट को, करंट के फ्लो को, ठीक है। उसी को हम बोल देते हैं बेटा रजिस्टर। लाइक जैसे अगर मैं यहाँ पे ऐसे बल्ब भी लगा लूँ तो बल्ब भी एक रजिस्टर है, ठीक है बच्चों, इसको भी हम रजिस्टर बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो मैं इसको सर्किट बना लूँ ऐसे, लो ये मैंने सेल जोड़, बैटरी जोड़ दी है, ठीक है, क्लोज सर्किट बना लिया। यहाँ पे मान लो मीटर भी लगा है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये हमारे पास एक सर्किट बन गया। तो हम कह सकते हैं रजिस्टर जो है कोई भी बल्ब, टीवी, फ्रिज, ये सब है, यानी कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट डिवाइस जो कि क्या करता है, रेगुलेट करता है, लिमिट करता है, करंट के फ्लो को थोड़ा थोड़ा रोक रहा है, ठीक है ना, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं रजिस्टर। और बेटा एक टर्म और यूज़ होगी जिसको बोलते हैं रियोस्टेट। अब ये रियोस्टेट कैसे डिनोट होता है बेटा, RHEO, रियोस्टेट, इसको बोलते हैं रियोस्टेट। ऐसे सिंबल होता है इसका, ऐसे शूं, ऐसे ऐसे एरो सी जा रही थी शूं, ठीक है। या फिर एक और सिंबल होता है इसका, ध्यान से देखो ना, यहाँ पे बनाता हूँ, ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ये ऐसे और ऐसे एक तिरछी वायर ऐसे जा रही है, एरो जा रही है, ठीक है, इसको भी रियोस्टेट ही बोल देते हैं, ठीक है। ये दो तरह के सिंबल हैं बच्चों, याद रखना इनको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर्किट उसमें बुक में आपको दे रखेंगे वैसे तो रियोस्टेट है बच्चों ये, ठीक है। तो रियोस्टेट क्या हो गया बच्चे, तो रियोस्टेट क्या है आखिर, देखिए मैं बताता हूँ आपको। रियोस्टेट ना, आप अगर इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करोगे, ये एक्चुअली क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करता है। ये जो आप देख रहे हो ना एरो, इसको उठा के ऐसे आगे फिर पीछे, आगे पीछे करते हैं, ऐसे आगे पीछे रखते रहते हैं, तो क्या होता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है, रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज करते हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होता है, करंट की वैल्यू भी चेंज होती है, करंट का फ्लो चेंज हो जाता है, ठीक है, करंट की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो ये रियोस्टेट क्या है, एक तरह का डिवाइस है जो कि क्या करता है, वेरिंग द रेजिस्टेंस एंड कंट्रोल द करंट, ठीक है, करंट को कंट्रोल कर लेता है। रेजिस्टेंस को वेरी करोगे, रेजिस्टेंस बदलोगे, करंट कंट्रोल है आपके हाथ में, कम करो ज़्यादा करो, कम करो ज़्यादा करो, ऐसे काम करता है, ठीक है। चलो आइए, अब मैंने आपको थोड़ी बेसिक चीज़ें बता दी हैं।
अब हम बात करते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर, ठीक है बच्चों। रजिस्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। चलिए बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब देखो लाइन से लाइन में जुड़ो, एकदम लाइन में, ये देखो ऐसे यूं, ऐसे रजिस्टर शो निंजा हथौड़ी, ठीक है बेटा, R1 R2 R3, ठीक है। आप इसकी जगह पर ना बल्ब भी ले सकते हो, ओके बच्चों, आप इसकी जगह पर बल्ब भी ले सकते हो, ठीक है। आओ जरा हम इसका सर्किट बनाते हैं पहले। रेजिस्टेंस R1 है, करंट I फ्लो हो रहा है, एमीटर लगाना चाहते हो लगा दो, लो यहाँ पर लगा देते हैं एमीटर, क्या हो गया, यहाँ लगा देते हैं, यहाँ बैटरी कर देते हैं, ठीक है। ये लो, यहाँ पर की लगा दिया हमने, ये देखो, ठीक है बच्चों। अब देखो जरा, इसके लिए आप एक चीज़ नोटिस करो, ये सीरीज में है, अगर एक होता तो इसके लिए एक V पोटेंशियल होता, इसके लिए एक V पोटेंशियल, लेकिन ये तो तीनों अलग अलग हैं, तो सबके लिए पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या अलग अलग हो रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, मतलब इन सब के लिए क्या, इसके लिए V1 हो गया R1 के लिए, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया V2 हो गया R2 के लिए, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया V3 हो गया R3 के लिए। सबका पोटेंशियल चेंज हो रहा है। और नेट पोटेंशियल अगर आप निकालना चाहोगे तो यहाँ से यहाँ तक, ये बीच में ऐसे पूरा एक वोल्ट मीटर लगा रखा है मैंने, जो इन तीनों का नेट पोटेंशियल निकाल के देगा मेरे को V। तो हम कह सकते हैं कि नेट पोटेंशियल क्या है हमारा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये जो बेटा हम बोल रहे हैं आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, मैंने नोट्स में दे रखा है, और जो मैं आपको समझा रहा हूँ आपको कुछ कुछ वर्ड्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है। मैं यहाँ नहीं लिख रहा, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, ठीक है, ये नोट रखने से बात को, ठीक है। तो R1 और V1 ये सारा इसके रिस्पेक्ट में रिस्पेक्टिवली हमने लिख दिया, और I जो करंट है हमारा, पूरा I करंट यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। करंट की देखो डायरेक्शन एक ही तो है, ये जा रहा है चुपचाप, ऐसे जोड़ रखा है, बीच में ये चेंज हो रहा है ना पोटेंशियल, तो इनकी वजह से इन पोटेंशियल हो रहा है, किसी को कम चाहिए, किसी को ज़्यादा, कोई कम कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है ना। तो चलिए यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव बना दिया, बैटरी बन गई हमारी। यही है बेटा जो पोटेंशियल देता है ना, पोटेंशियल हमें देता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है जो सर्किट में। चलिए अब जरा देखिए, V इज इक्वल टू आई आर। अब ओम्स लॉ से तो आप काफ़ी परिचित हो चुके हो, है ना, ओम्स लॉ से तो आप काफ़ी रिश्ते बना चुके हो ओम्स लॉ से, है ना। तो अब देखो जरा ओम्स लॉ से हम थोड़ा सा यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो चेंज हो रहा है क्या है बेटा, V1 और R1, है ना। तो आप क्या करते हैं, V इज इक्वल टू आई R1, और V1 भी तो है, तो V1 इज इक्वल टू आई R1। ये हो गया बेटा V1 की वैल्यू। V2 की वैल्यू क्या है बच्चों, फाइंड कर लो, आई R2 बन जाएगा, और V3 क्या बन जाएगा, आई R3। तीनों की वैल्यू आ गई सिंपल, और वहाँ पे पुट कर दो, नेट पोटेंशियल निकल जाएगा। फाइंड हमें वही करना है ना। नहीं सर फाइंड तो रेजिस्टेंस करना है, हाँ बेटा, लेकिन टोटल पोटेंशियल क्या है उसके जरिए हम फाइंड करेंगे, रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे उसके जरिए, ठीक है। आओ जरा लाओ जरा, V1 इज इक्वल टू V1 प्लस V2 V3 टोटल V, लाओ कर दो सम। V की जगह पे रखो IR इज इक्वल टू, V1 की जगह पे रखो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है ना। इनकी एक ही जगह पे रखते जाओ, IR1 I2, ठीक है। अब यहाँ से I आ गया कॉमन, I आ गया कॉमन, यहाँ बनेगा IR1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखो जरा, ये I से I कैंसल, R की वैल्यू आ गई बच्चों आपके पास R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी जितने भी रजिस्टर जोड़े जाएंगे वो सीरीज में, तो वो कैसा होगा बेटा, RS लिख दिया मैंने, यानी सीरीज की बात कर रहे हैं, तो वो सारा का सिंपल सम कर देना, सिंपल सम, ठीक है। जब भी सीरीज की बात होगी सिंपल सम करना, न्यूमेरिकल लाएंगे बेटा, यहाँ पर दे देगा 1 ओम 4 ओम 2 ओम 5 ओम, क्या करना है, सिंपल सम सीरीज में दिखना चाहिए अपन, ठीक है। क्लियर हो गया, वेरी गुड। नेट रेजिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया इससे बेटा, ठीक है। आओ जरा, आओ अब पैरेलल कॉम्बिनेशन करके देखते हैं बच्चों। अब क्या करते हैं बच्चों, हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करके देखते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, अब पैरेलल का मतलब क्या होता है बच्चों, ऐसे पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, ऐसे एक दूसरे के पैरेलल, तो वैसे ही बनाएंगे बेटा हम, रजिस्टर भी हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है बेटा। ए ऐसे बनाने को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, ठीक है, बट ज़्यादातर एनसीईआरटी में आपको एग्जांपल कैसे दे रखा होता है, ऐसे कॉमन सा एग्जांपल दे रखा होता है, ऐसे ए ऐसे ऐसे बड़े बड़े से बना देते हैं रजिस्टर हम, ठीक है बच्चों। ये ऐसे आपको कॉमन एग्जांपल ऐसे दे रखा होता है, ठीक है बच्चे। ये देखो बच्चों, ये हमने एक सर्किट बना दिया है जो कि पैरेलल है, आप देख सकते हो R1 R2 और R3 तीनों ही पैरेलल है, ठीक है बच्चों।
ये हमने सर्किट यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, यहाँ पर हमने एक की लगा दी है, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर ऐसे सर्किट को क्लोज कर दिया। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमने क्या कर दिया, एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा, ठीक है। और पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव का नेगेटिव के साथ। यहाँ पे एक छोटा सा एमीटर भी लगा देते हैं, यहाँ पर एमीटर भी लगा दिया। पूरा एक कंप्लीट सर्किट हमने बढ़िया सा प्यारा सा बना के, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आई यहाँ से चला, जब हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल यहाँ से चला, डिंटक यहाँ तक आया, कोई दिक्कत नहीं थी। पर आगे गया तो उसको 3 रास्ते दिख रहे थे, एक यहाँ पे I1, एक यहाँ पे I2, एक यहाँ पे I3, ठीक है बच्चों। अब यहाँ तक जाते 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 वापस मिल गया यहाँ पे, और फिर से I बन के यहाँ से निकल गया, ठीक है बच्चे। तो ये चीज़ हो रही है इसमें। अब आप यहाँ ओम्स लॉ के देखो, ओम्स लॉ ला के देखो, V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पे देखो जरा, I चेंज हो रहा है ना, तो I1 I2 I3 कैसे निकलेगा, ये I को यहीं रखो, V अपॉन R बन जाएगा, है ना। तो नेट करंट कैसे बना, I1 प्लस I2 प्लस I3 करके, राइट। लो लिख लो यहाँ पे, नेट I कैसे बना आपका, नेट करंट कैसे बना, I1 प्लस I2 प्लस I3। सिंपल सी बात है बेटा, ये 3 जा रहे थे, इन तीनों का सम करोगे तभी नेट निकलेगा ना, नेट सम इन तीनों का कर दिया। तो I1 अगर हम निकालना चाहे तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ये बनता है अपना, है ना, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कि I निकालना हो तो V अपॉन R बन गया। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यू, सीधी बात। कौन सी वैल्यू देखो, I1 के लिए क्या होगा, V तो सेम है सब में, V तो ऐसे ही रहने दो, R1 है चेंज ना, R1 R2 R3 I1 I2 I3, तो जो चेंज है वो ऐसे लिखते जाओ, V अपॉन R2 बन गया, ये क्या बन गया, I3 क्या बन गया, V अपॉन R3 बन गया। अब क्या करोगे, इनका सम करना है आपने, देख लो I क्या था, V अपॉन R, है ना, हमने निकाला है। लाओ जी, यहाँ पे दिख रहा है, नहीं चलो यहाँ पे लिख लो, ये V अपॉन R इज इक्वल टू I1 क्या है, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, ठीक है। यहाँ से V हो गया कॉमन, ठीक है बच्चे, ये V हो गया कॉमन, बचेगा क्या, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है बच्चे। तो यहाँ से V हो गया कैंसिल, तो आंसर आपके पास आया 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है बच्चे। ये आ गया आपके लिए पैरेलल के लिए, RP लिख रहा हूँ पैर में, उसके R के पैर में P लिख दिया, पैरेलल के लिए है ये, ठीक है। 1/R प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/N तक जितने भी हो बेटा, 1/RN, ठीक है, जितने भी हो बेटा। मान लो N नंबर ऑफ और जुड़े होते तो कोई दिक्कत नहीं, करते करते 1/RN तक, ठीक है, कोई चक्कर नहीं है। बट ये ऐसे होंगे, ठीक है। वो क्या थे, सिंपल थे, ये क्या रेसिप्रोकल इनका सम हो रहा है, इनके रेसिप्रोकल्स का सम हो रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस के। तो इसको बेटा एक चीज़ और बोल देते हैं कि कई बार क्वेश्चन बोल देते हैं फाइंड द इक्विवेलेंस, है ना, फाइंड इक्विवेलेंस ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। कई बार ऐसा बोल देते हैं इक्विवेलेंस की बात करेगा तो भी हम यही करेंगे। तो पैरेलल लगाएंगे बेटा, याद रखना, सीरीज नहीं लगाओगे, उस टाइम पैरेलल लगाओगे जब इक्विवेलेंस बोलेगा वो, ठीक है। इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस फाइंड करो तो आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाना है, ओके बेटा, ठीक है। और हाँ याद रखना, पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है कम, मजे की बात, पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है कम, और रेजिस्टेंस कम हो रहा है यानी चार्ज का विरोध कम हो रहा है, चार्ज के अगेंस्ट कम जा रहे हैं लोग, तो इस वजह से क्या होगा, करंट का फ्लो इजीली होगा। यानी कि हमारे जो घर में लाइटें वगैरह, पंखे, कूलर चल रहे हैं, ये सारे पैरेलल कंडीशन की वजह से चल रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो रहा है तभी चल रहे हैं। एक टीवी, एक फ्रिज, एक कूलर, है ना, सब में अलग अलग करंट पास हो रहा है, सब अलग अलग चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सीरीज़ वाला हम नहीं यूज़ करते, सीरीज़ वाला कई स्कूलों में वगैरह में यूज़ किया जाता है कभी कभार, कि डायरेक्ट एक बंद करेंगे, मेन स्विच सारी बंद, ठीक है, बट ऐसा नहीं होता। घर में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है कि मन मर्जी के हिसाब से जितनी चीज़ों को जितने करंट की जरूरत है उतने हिसाब से चलें, हम यूज़ करें और फायदा उठाएं उस चीज़ का, ठीक है। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन आ जाता है। बात करते हैं बच्चों हीटिंग इफेक्ट। अब कहोगे हीटिंग इफेक्ट, हाँ सर अभी आप कह तो रहे थे सर हमें हीटिंग इफेक्ट होता है सर, है ना, बट क्या होता है बच्चों हीटिंग इफेक्ट, कि एक मान लो हमने कंडक्टर ले लिया, ठीक है, एक कंडक्टर, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, हमें पता है, कोई बात नहीं, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब देखो जरा, अभी तो बेटा फ्री है, इनका कोई दिक्कत नहीं है, चुपचाप कोई इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा, कोई दिक्कत नहीं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अपना ऐश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे हमने इसके साथ बैटरी कनेक्ट करी ऐसे, ठीक है, ऐसे बैटरी कनेक्ट कर दिया, एक पोटेंशियल क्रिएट कर दिया, देन क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने से क्या होगा, करंट फ्लो होने लग जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या अपना मूव करने लग जाएंगे इधर की तरफ, इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाएंगे, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे, और यहाँ पर जो एटम्स हैं उसके कंडक्टर के, उनके साथ जाके कोलाइड कर जाएंगे, ठीक है, कोलाइड कर जाएंगे, कोलाइड विद एटम्स, इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स विद एटम, देन सम एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, ओके, देन क्या होगा, सम एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, और उसकी वजह से क्या होगा, हीट निकलेगी, ठीक है बेटा। हाईली रेजिस्टेंस कोई आपने कंडक्टर ले रखा है इसमें, ठीक है बेटा, इसमें क्या ले रखा है आपने, हाईली
रेजिस्टिव कंडक्टर इज यूज्ड, हाईली रेजिस्टिव कंडक्टर यूज कर रखा आपने और इनमें से आपने फ्लो करा दिया करंट का, वैसे गर्म होने लगा, गर्म होने लगा। अब वो क्या गर्म होकर एकदम हीट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब हीट प्रोड्यूस करेगा, इसीलिए इसको हीट एनर्जी बोल देंगे हम, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा कुछ वर्क तो करा है इलेक्ट्रॉन ने, यहाँ से यहाँ जाने में कुछ वर्क हुआ है ना, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, और वर्क होने से क्या हुआ, एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। एनर्जी किस फॉर्म में भी, हीट में, यानी कुछ इस तरह से प्रोसेस हुआ था। सबसे पहले तो वर्क ही हुआ, इलेक्ट्रॉन का ऐसे आपस में इधर जाना है ना, एक डायरेक्शन में मूव करना, तो उसके बाद क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक एनर्जी रिलीज हुई, और एनर्जी किस फॉर्म में हुई, हीट की फॉर्म में हुई, है ना, तो हीट एनर्जी बन गई, ठीक है। अब हीट एनर्जी बन गई है, लाओ इसको सॉल्व करते हैं। V इज इक्वल टू W/Q, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है बच्चों। अब हमने कहा कि जो वर्क है हमारा वो एनर्जी बदला, और एनर्जी किसकी थी, हीट एनर्जी, तो हम डायरेक्ट H कर रहे हैं, H से डिनोट कर दिया हीट एनर्जी, तो H/Q हो गया। अब तो हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू H/Q, और H हीट की इक्वेशन क्या बनी है हमारी, एक VQ। तो ये तो बेटा बन गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन, हीट की फर्स्ट इक्वेशन बन गई आपकी VQ, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन भी बनाते हैं, चलो लाओ जरा सेकंड इक्वेशन बनाएं। यहाँ पर I इज इक्वल टू Q/T, ये होता है ना करंट की डेफिनेशन, मतलब फार्मूला, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, यहाँ Q की जगह पे पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, लाओ पुट करते हैं जरा। H इज इक्वल टू V, Q की जगह क्या पुट, Q की जगह पुट करें, लाओ Q इज इक्वल टू IT बनेगा ये, है ना, तो IT वैल्यू पुट कर देते हैं, लो जी। H इज इक्वल टू VIT, ये बन गया आपकी सेकंड इक्वेशन। लाओ थर्ड इक्वेशन बनाते हैं। थर्ड इक्वेशन बनाएंगे ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ कहता है हम क्यों पीछे जाएं, हमने भी बहुत मेहनत करी। V इज इक्वल टू IR, लाओ V की वैल्यू पुट करें यहाँ पर। H इज इक्वल टू, यहाँ पे V की वैल्यू पुट कर दो सेकंड इक्वेशन में। V की वैल्यू क्या है, IR, और IT इंटू में है, तो I स्क्वायर हो गया, और R और T, तो H की वैल्यू क्या आ गई, एक और I² RT, इसको बोल दिया थर्ड इक्वेशन। और इसी को बेटा बोलते हैं जूल्स लॉ, या फिर जूल्स इक्वेशन, जूल्स हीटिंग इक्वेशन, जूल्स लॉ ऑफ इक्वेशन, ठीक है। अब देखो जरा फोर्थ इक्वेशन एक और बन सकती है, अगर हम I की वैल्यू पुट कर दें इसमें, है ना, I की वैल्यू V/R होती है, तो ये लो इसमें पुट कर दो थर्ड इक्वेशन में ही, तो बन जाएगी वैल्यू हमारी H इज इक्वल टू, यहाँ पे पुट करो V/R, V²/R², ना पुट कर देते हैं H इज इक्वल टू V²/R²। अब यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर मल्टीप्लाई RT है ना, ये भी लिख दो, लो RT, ये R से एक R कैंसिल, ठीक है, बचेगा सिर्फ T, तो हम कह सकते हैं H इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लो H इज इक्वल टू V²/R इंटू T। ये एक नई इक्वेशन बन गई, फोर्थ इक्वेशन, ठीक है बच्चों, फोर्थ इक्वेशन बन गई आपकी, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। ऐसे आपका चार इक्वेशन बन गई, और यही जो है आपकी न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगी बहुत ज़्यादा। ओके बेटा, चलिए शुरू करते हैं। आओ जरा हम करते हैं पावर के बारे में। अब बेटा जहाँ पे एनर्जी आ गई है, हीटिंग इफेक्ट आ गया, हीट एनर्जी निकल रही है, तो पावर भी बनेगी। एनर्जी है जहाँ पावर होगी ही होगी। लाओ जरा देखते हैं कौन है, कौन सी पावर है भाई, कौन सी पावर है ऐसी, लाओ जरा देखें। लाओ इसको भी रब कर दें, इसकी जरूरत पड़ेगी वैसे, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। लाओ बच्चों करते हैं हम पावर, जिसको बोलते हैं हम पावर। और पावर आपने जनरली देखा होगा कि एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय पर यूनिट टाइम, यानी P इज इक्वल टू E/T। यही तो होता है बेटा पावर के जनरल फॉर्मूला, है ना, P इज इक्वल टू E/T, इज द एनर्जी, टी इज द टाइम। और आप देख सकते हो एनर्जी किस फॉर्म में थी, हीट एनर्जी की फॉर्म में थी, है ना, तो हम E की जगह पे अब क्या लिख सकते हैं, H/T, ठीक है बच्चे। और आप देखो जरा H की जगह पर वैल्यूज पुट करते रहो, जो आपने अभी निकाली थी, चार वैल्यूज इक्वेशन निकाली थी ना हीट की, तो चारों की चारों पुट करते रहो बेटा, ठीक है, चारों की चारों पुट करते रहो। फर्स्ट थी H इज इक्वल टू VIT, है ना, हाँ एक और थी H इज इक्वल टू VQ, है ना, ठीक है, दो थी, एक और थी बेटा H इज इक्वल टू I² RT, एक और थी बेटा H इज इक्वल टू V²/R इंटू T, है ना। ये चारों इक्वेशन इसमें पुट कर दो H की जगह पे, ऐसे एक एक करके पुट कर दो, और एक चारों नई इक्वेशन आएगी पावर के लिए। लाओ पहली वाली पुट कर रहे हैं, P इज इक्वल टू VQ/T, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन कैसे आएगी बच्चों, देख लेते हैं, पुट कर लेते हैं। लाओ H की वैल्यू VIT पुट करो, P इज इक्वल टू VIT अपॉन में T से T कैंसिल, P इज इक्वल टू VI। ये बड़ी मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे इस पे, V इज I पे, P इज इक्वल टू VI, पावर इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो पावर इज इक्वल टू दी प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आगे देख लो, अगर मान लो तीसरा हम नोट करते हैं तो क्या होगा, P इज इक्वल टू I² RT, H की जगह पे लिख दिया हमने, अपॉन में T है, T लिख दो, T से T कैंसिल, तो P की एक और वैल्यू आ गई I² R, ठीक है बच्चों। ये आ गया आपकी थर्ड इक्वेशन। एक और लास्ट इक्वेशन बनेगी, वो वैल्यू पुट कर दो, तो P इज इक्वल टू V²/R, नीचे T है ना इसकी, ये ना, तो T भी लिख दो, इंटू में उधर भी T है, लिख दो, T से T कैंसिल, तो P इज इक्वल टू V²/R। ये आपकी एक नई फोर्थ इक्वेशन बन गई, ठीक है बच्चों।
तो इस तरह से आपकी पावर की नई 4 इक्वेशन बन गई। इनको भी न्यूमेरिकल में यूज़ करना, न्यूमेरिकल्स में आएगा, ठीक है। और देखो बेटा, अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हीट एनर्जी का कुछ फ़ायदा जो है हमें कैसे होता है। मैंने आपको शुरू में बताया था थोड़ा तो, लेकिन एक बार बता देता हूँ दोबारा कि जूल्स लॉ ऑफ हीट हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। जूल्स लॉ में क्या कहा था उसने, I²RT, है ना। अब देखो चला, I²RT कभी आप सबसे डेफिनेशन क्या है तो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ दियर करंट एंड रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। या फिर ऐसे लिख लो कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ दियर करंट एंड H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ द मटेरियल एंड H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दियर टाइम, ठीक है। जो भी सर्किट में टाइम लगा हीट होने में, ठीक है ना, तो हीट उसके इक्वल लगे, ऐसे आप कर सकते हो डिफाइन। और बेटा जो इसके कुछ एडवांटेज है, एडवांटेज जैसे कि फर्स्ट एडवांटेज लिख लो, हीटर बाय, हीटर में और इलेक्ट्रिक करंट में, इलेक्ट्रिक प्रेस में या फिर इलेक्ट्रिक आयरन में, इलेक्ट्रिक आयरन में कैसे देखो जरा, जब आप हीट करोगे तो क्या होगा। अच्छा बताओ, हीटर में, हीटर कैसे होता है, उसमें भी यही सेम प्रोसेस, हीट एनर्जी तो हम लेते हैं कैसे, देखो जरा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा दी हमने, ठीक है। और हीटर हीट कब देगा, जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसमें एलॉय वगैरह यूज़ करते हैं, एलॉय यूज़ करते हैं ताकि क्या हो, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो और हीट हमें मिल जाए, ठीक है। सर्दी में बहुत काम आता है। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक आयरन, प्रेस करो, प्रेस बहुत आसान, हमें तो बहुत आसान लगती है ना, लेकिन पता है क्या चक्कर है, उसके पीछे का मैकेनिज्म यही है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। हम इसी वजह से मतलब हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल रहा ये चीज़। कैसे प्रेस करेंगे भाई, इलेक्ट्रिसिटी ऑन करा, बटन दबाई, ला भाई प्रेस हो गया, चलो भाई। दूसरा जो कि इसका डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज वो क्या है बच्चों, डिसएडवांटेज क्या है कि जो कंप्यूटर है, पीसी है, टीवी है या फिर मोबाइल फ़ोन है, इनमें बड़ा डिसएडवांटेज है। आपको कैसे, वही सेम चीज़ लैग करने लग जाता है, हैंग हो जाता है, जैसी हीटिंग इफेक्ट, हीट ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, देन क्या होगा, लैग करने लग जाएगा, है ना, सिंपल। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बताना था, हीट में जूल्स लॉ बता दी और ये बता दिया, ठीक है। अब हमारा ये जो चैप्टर है बेटा वो हो गया बिल्कुल ख़त्म। अच्छा बच्चों एक क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा है ये जो डायरेक्शन बताएगा करंट की, डायरेक्शन ऑफ करंट कौन बताएगा। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, ए इज़ एमीटर, बी इज़ गैल्वेनोमीटर, बताओ जरा, एमीटर बताएगा, गैल्वेनोमीटर, पॉज करके बताओ डायरेक्शन ऑफ करंट। चलिए पॉज कर लिया, मैं बताता हूँ। देखो एमीटर जो है आपने देखा होगा, एमीटर ऐसे सिंबल मैंने बताया था ना, एमीटर ऐसे, और गैल्वेनोमीटर भी देखो ऐसे ही बनता है, इधर जी लिखा होता है बस, ठीक है। दोनों ही बेटा करंट को मेजर करते हैं, पहली बात, ठीक है, दोनों ही करंट को मेजर करते हैं, लेकिन जो एमीटर है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है करंट की, चाहे वो इधर भागे चाहे उधर भागे। इसमें जो सुई होती है ना, गैल्वेनोमीटर में जो नीडल होती है, उसको हम ऐसे करते हैं, इधर की तरफ जाएगा तो नेगेटिव, उधर जाएगा तो पॉजिटिव, ठीक है। अगर मान लो नीडल इधर की तरफ मूव करती है, सर्किट में हमने लगा दिया, इधर की तरफ मूव करी तो नेगेटिव वैल्यू है, ये यहाँ से नेगेटिव है, ठीक है, पहले एकदम नेगेटिव वैल्यू जाएगी करंट की, यानी उसकी डायरेक्शन तय करेगा कि वो इधर जा रहा है उधर जा रहा है, ठीक है। अब देखो जरा, अगर मान लो इधर गया तो पॉजिटिव वैल्यू, तो बताएगा किधर जा रहा है करंट, ठीक है। यानी डायरेक्शन के लिए देखो यही यूज़ होता है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि एक डिवाइस इज कनेक्टेड हो गया है, देन उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट आप बता दो किस डिवाइस से कैलकुलेट की जाएगी, किससे मेजर की जाएगी, तो ऑप्शन में अगर एमीटर और गैल्वेनोमीटर दे दिया तो गैल्वेनोमीटर इज द राइट आंसर रादर देन एमीटर, क्योंकि एमीटर सिर्फ क्या करता है, डायरेक्शन तो बताएगा, वैल्यू बताएगा, वो भी पॉजिटिव बताएगा, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू बताता है ये, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ करंट, कभी डायरेक्शन नहीं बताता, मतलब ये इसमें वैल्यू बताता है, ठीक है ना, डायरेक्शन गैल्वेनोमीटर बताता है, ठीक है। इसमें नीडल होती है वो डिफ्लेक्ट करती है। तो आज का लेक्चर आप खत्म करते हैं, और होपफुली मैं कहना चाहूँगा कि पटाखे बजाइए, दिवाली मनाइए, खूब इन्जॉय कीजिए, बट सेफली कीजिए, ठीक है। एक त्यौहार है अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी का, तो भाई कोई दिक्कत नहीं, आराम से मनाओ, इन्जॉय करिए, ठीक है, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। हैप्पी दिवाली वंस अगेन यारो, चलो चलते हैं।